बुलेटिन का आगाज करें। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्तों पर आज समाअत हो रही है। इस्लामाबाद से हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताएगा आज की समाअत में दलाइल कौन दे रहे हैं? बिल्कुल, ये फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के ख़िलाफ़ दायर मुतफर्रिक दरखास्तों पे समाअत का आगाज़ हो चुका है और सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी की जानिब से दलाइल का आगाज़ किया गया है और उनकी जानिब से तहरीरी तौर पे भी जवाब जमा करवा दिया गया है। रोस्टम पर आए और फैसल सिद्दीकी की जानिब से समाअत के आगाज़ में ये कहना था कि मेरी दरख्वास्त दूसरे बाकी जो फ़रीक़ैन हैं उनकी दरख्वास्त से मुख्तलिफ है। मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन का जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल नहीं हो सकता, जबकि उनका ये कहना था कि मैं हरगिज़ इस बात पर भी दलाइल नहीं दूंगा कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए ट्रायल सिरे से ही गैर कानूनी है। इसके साथ साथ जो है समाअत का आगाज़ हुआ है तो 7 रुकनी लार्जर बेंच जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में इस वक्त समाअत शुरू है और फैसल सिद्दीकी की जानिब से दलाइल का जो सिलसिला है वो जारी है। जबकि जो अटॉर्नी जनरल थे उनकी जानिब से पंजाब से रेलिवेंट जो अदादो शुमार थे जो कि गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तफसीलात मांगी गई थी कि तमाम तर जो गिरफ़्तार लोग हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, वकला हैं या सहाफ़ी हैं, उनके हवाले से मुफस्सिल जो है वो रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जाए। तो उसके हवाले से ये रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। पंजाब से गिरफ़्तार होने वाले जो कारकुनान थे या लोग थे उनकी जो एडवोकेट जनरल पंजाब थे उनकी जानिब से ये रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। अगर गुज़िश्ता रोज़ की समाअत के हवाले से बात की जाए तो लतीफ़ खोसा की जानिब से दलाइल दिए गए थे और उनकी जानिब से दलाइल मुकम्मल भी कर लिए गए थे और अदालत में लतीफ़ खोसा की जानिब से ट्रायल पर जो है स्टे देने की इस्तदा की गई थी कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो ट्रायल का आगाज़ किया जा रहा है उसके ऊपर स्टे दिया जाए, लेकिन अदालत ने उनकी जो इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया था और स्टे नहीं दिया था। और अदालत की जानिब से नोटिस जारी किए गए थे फ़रीक़ैन को, जिसके अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी थे, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर जो फ़रीक़ैन थे उनको नोटिस जारी किए गए थे और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए तमाम तर तफसीलात मांगी गई थी कि कितने लोग मुख्तलिफ जेलों के अंदर या हिरासत के अंदर हैं और कितने लोगों के ट्रायल को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रांसफ़र किया गया है। तो ये रिपोर्ट जो है वो एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से भी जमा करवा दी गई है और पंजाब से रेलिवेंट जितनी भी अदाद शुमार थे कि कितने लोगों को गिरफ़्तार किया गया है वो तमाम तर रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में इस समाअत के आगाज़ में ही जमा करवाई गई है। तो ओवरऑल जो सिविल सोसाइटी के जो वकील हैं फैसल सिद्दीकी उनकी जानिब से दलाइल का सिलसिला इस वक्त भी जारी है और दलाइल के अंदर उनकी जानिब से ये कहना था कि सिविलियन के ट्रायल के माजी में मिसालें भी मौजूद हैं। फ़ौजी अदालतों में फ़ौजदारी ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती, ऐसा कहना था ये फैसल सिद्दीकी का जो कि सिविल सोसाइटी के वकील थे। और उनका ये भी कहना था कि फ़ौज के हवाले से मुल्ज़िमान को करने के हवाले से अमल में मखसूसी अफराद को की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैंने किसी मुल्जिम की बरियत को चैलेंज नहीं किया है। इस्लामाबाद से हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। और थाना तरनोल में दर्ज मुकदमे में का मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की उबूरी जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। थाना तरनोल में दर्ज मुकदमे का ये मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की उबूरी जमानत मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को गिरफ्तार करने से भी रोक दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांस में न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। समिट के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने MD IMF सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, फ्रांस और मिस्र के सदूर, अमरीकी सदर के नुमाइंदे जॉन केरी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से खुसूसी मुलाकात की और दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली के असरात और बचाव पर तबादला ख्याल किया। इस्लामाबाद से जावेद हुसैन की ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फ्रांस में मुनक़िदा समिट में शिरकत के लिए पहुंचे तो उनका पुरतफ़ाक़ खैर मकदम किया गया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की सदारत में होने वाले समिट में 50 से ज्यादा सरबराहान मुमलिकत शिरकत कर रहे हैं। समिट में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। समिट के आगाज पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी हुई और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। सऊदी अरब के वज़ीर-ए-आज़म और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने 2
طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے اشتراک عمل مزید بڑھانے پر اتفاق کیا۔ سمٹ کے میزبان فرانس کے صدر سے ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف نے سربراہی اجلاس میں دعوت دینے اور پرتپاک میزبانی پر شکریہ ادا کیا اور ترقی پذیر ممالک کے ساتھ مالیاتی انصاف پر مبنی نظام کی طرف جرأتمندانہ قدم قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مصر کے صدر عبد الفاتح السیسی سے بھی ملاقات ہوئی، جس میں دونوں قائدین نے عالمی اور علاقائی امور پر باہمی رابطے برقرار رکھنے پر بھی اتفاق کیا، جبکہ امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی اور سابق وزیر خارجہ جان کیری سے ملاقات میں بڑھتے ہوئے ماحولیاتی مسائل، خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کی ترقی اور شرح نمو کو بری طرح متاثر کرنے کا ذکر کیا اور کہا شدید معاشی مشکلات نے اکتوبر 2022 میں آنے والے تباہ کن سیلاب نے مسائل کو مزید مشکل بنا دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس سے ملاقات ہوئی، جس میں نئے عالمی مالیاتی معاہدے کے لیے پیرس میں سربراہی کانفرنس کو ایک اچھی درست سمت میں قرار دیا، جبکہ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے وزیر اعظم اور ان کی حکومت کے جذبے کو سراہا۔ ٹائٹینک کی باقیات دیکھنے کے لیے سروس فراہم کرنے والی ٹائٹن آبدوز کمپنی کی جانب سے مسافروں کی ہلاکت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اوشن گیٹ کے مطابق لاپتہ ہونے والی ٹائٹن آبدوز کے مسافر اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ بحر اوقیانوس میں ٹائٹینک کے باقیات دیکھنے کے لیے جانے والے سیاحوں کی لاپتہ آبدوز ٹائٹن کا ملبہ ملنے کے بعد آبدوز کے مالک کمپنی اوشن گیٹ نے اس میں سوار 2 پاکستانیوں سمیت 5 افراد کی موت کی تصدیق کر دی ہے۔ اوشن گیٹ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ افسوس ہے کہ ہم 5 افراد کو ہمیشہ کے لیے کھو چکے ہیں۔ ہمارے CEO سٹارکٹن رش، شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان داؤد، ہمیش ہارڈنگ اور پال ہنری اب نہیں رہے۔ مرنے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ پیچیدہ آپریشن میں کامیابی نہیں مل سکی۔ آبدوز میں صرف 4 دن کی آکسیجن موجود تھی۔ آبدوز میں سوار افراد کو بچانے کا آپریشن ختم ہو چکا ہے، تاہم لاشوں کی تلاش کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر یہ علم نہیں کہ کتنا وقت لگے گا۔ امریکی کوسٹ گارڈز نے بھی آبدوز میں موجود مسافروں کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ٹائٹینک کے ملبے کے قریب آبدوز کا ملبہ ملا ہے، جس کا ماہرین ابھی جائزہ لے رہے ہیں۔ اور یونان میں کشتی حادثے کے بعد ملک بھر میں انسانی اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ پنجاب میں 54 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، جبکہ FIA نے 17 انسانی اسمگلرز گرفتار کر لیے ہیں۔ تفصیلات دیکھیں اسلام آباد سے عادل تنولی کی رپورٹ میں۔ یونان کشتی حادثہ کے بعد انسانی اسمگلروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ FIA لاہور سرکل میں 54 مقدمات درج، 17 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ گجرات میں درج 18 مقدمات میں 7 ملزمان، لاہور میں درج 5 مقدمات کے 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ FIA گجرانوالہ نے 31 مقدمات میں نامزد 8 انسانی اسمگلرز کو گرفتار کر لیا۔ کشتی حادثہ میں لاپتہ نوجوانوں کی شناخت کے لیے لواحقین کے DNA سیمپلز بھی لیے جا رہے ہیں۔ لیبیا سے اٹلی جاتے حادثے کا شکار ہونے والی کشتی میں علی پور چٹا کے نواحی گاؤں پنڈوری کلاں کے 6 نوجوان بھی سوار تھے۔ ہمارے نمائندے مزمل ثناء اللہ بلوچ جاں بحق ہونے والے نعمان کے ماموں کے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ لیبیا سے اٹلی جانے والی کشتی جو حادثے کا شکار ہوئی تھی، اس میں پنڈوری کلاں کے 6 نوجوان بھی شامل تھے۔ آج ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ ان میں ایک نعمان بھی تھے جو یہاں پہ کرانے کی دکان کرتے تھے، لیکن آج ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ ان کے ماموں ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی نعمان ساڈا بھانجا سی، اتنے کرانے کی دکان سی، ماشاءاللہ بہترین کام سی، لیکن مہنگائی معیشت تنگ آ کے گزارا نہ ہونے کی وجہ تو مثلا روشن مستقبل کی خاطر یونان واسطے نکلے نے، لیبیا کشتی کے حادثے دے وچ فوت ہو گئے نے۔ اج اسی انہاں دی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے، دکان نوں تالے بجے نے، پریشان آ کام دے وچ۔ جی جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ پاکستان میں بڑے اچھے روزگار تھے پہلے، لیکن موجودہ مہنگائی کی وجہ سے یہاں سے بہت سارے نوجوانوں نے دوسرے ممالک کا غیر قانونی طریقے سے رخ کیا، اور آج اس طرح کے حالات ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے پنڈوری کلاں سے 6 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور انہوں نے یہی کہا کہ دوسرے جو والدین ہیں وہ اس سے سبق سیکھیں اور اپنے نوجوانوں کو غیر قانونی طریقہ سے دوسرے ملکوں میں نہ روانہ کریں۔ جی اور یونان کشتی حادثے میں زندہ بچ جانے والے ایک نوجوان کا تعلق کامو کی سی ہے۔ 18 سالہ خوش قسمت انضمام کے گھر نمائندہ دنیا نیوز ارشد رشید موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی اس وقت میں وانڈو کے قریب گاؤں اپل مسلم میں موجود ہوں، جہاں کے ایک نوجوان انضمام بھی یونان جانے کے لیے اس کشتی میں سوار ہوا تھا، جو کشتی بدقسمتی سے حادثے کا شکار ہو گئی۔ انضمام بھی اس میں سوار تھا، وہ تیر کر کیسے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوا، یہ تو ایک کہانی ہے، لیکن اس کے اس وقت فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہم اس سے پوچھیں گے کہ جب انضمام کے بارے میں حادثے کی اطلاع ملی تو ان کے گھر صورتحال کیا تھی، اور جب یہ خوشخبری ملی کہ انضمام زندہ ہے تو پھر صورتحال کیا ہوئی۔ جی آپ بتائیں۔
ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਏਜੰਟ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਭਈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਨਾ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਉਲਟ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖੇ ਯੂਨਾਨ ਵਾਲੀ ਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ 4-5 ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਨਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੜਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ है। अल्लाह पाक का बड़ा ही शुक्र है, जितना शुक्र अदा करे वो भी घट है। जी, जैसा कि उनके भाई बता रहे हैं कि जब उनको ये इत्तला मिल गई कि उनका भाई ज़िंदा है तो उनका घर खुशियों में नहा गया। जी वेलकम बैक। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल्स के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत 1888 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और 108 मुल्जिमान जिस्मानी रिमांड और 1247 जुडिशल रिमांड पर हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल्स के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जारी है। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताएगा समाअत कहाँ तक पहुँची? ये फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ख़िलाफ़ जो ट्रायल के हवाले से मुख्तलिफ़ दरखास्तें दायर की गई थी, उसके ऊपर समाअत का आगाज़ हो चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है, जबकि सिविल सोसाइटी के जो वकील हैं फैसल सदीकी वो रोस्ट्रम पे आए और उनकी जानिब से दलाइल का आगाज़ किया गया है। फैसल सदीकी की जानिब से तहरीरी जवाब भी जो है वो जमा करवा दिया गया है और समाअत के आगाज़ में दलाइल के आगाज़ पर उनका ये कहना था कि मेरी जो दरख्वास्त है वो बाकियों से ज़रा मुख्तलिफ है। मेरा जो मुद्दा है वो बेसिक ये है कि जो FIR दर्ज की जा रही हैं और जिनमें लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है उनके साथ अलग-अलग बिहेव जो किया जा रहा है उसके हवाले से मेरा पॉइंट है, क्योंकि एक FIR के अंदर 60 लोगों को नामज़द किया जाता है, उनमें से कुछ को छोड़ दिया जाता है और कुछ के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई का आगाज़ किया जाता है। तो बेसिक ये मुद्दा है और इंसाफ की जो फराहमी है वो तमाम के लिए एक ही यकसा होनी चाहिए। तो उनका बेसिक पॉइंट ये था, जबकि एडवोकेट जनरल जो थे उनकी अच्छा, हसीब मलिक ये बताएगा जो रिपोर्ट पेश की है उसके हवाले से भी थोड़ी सी तफसीलात बताइए। एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से रिपोर्ट जमा करवाई गई है, उसके अंदर तमाम तर जो डाटा था वो फराहम किया गया है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तमाम तर तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया था और अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी किए थे कि तमाम तर जो तफसीलात हैं वो अदालत को फराहम की जाएँ कि कितनी ख़वातीन, कितने बच्चे, वकला, सहाफ़ी, इन लोगों को गिरफ़्तार किया गया और कहाँ कहाँ पर वो इस वक्त हिरासत में हैं। तो उसके हवाले से ये एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से रिपोर्ट जमा करवाई गई है, जिसके तहत बताया गया है कि 9 मई के वाक़यात में 81 ख़वातीन को हिरासत में लिया गया था, जबकि गिरफ़्तार ख़वातीन में से 42 को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है, जबकि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस 39 ख़वातीन जो हैं इस वक्त जुडिशल रिमांड के ऊपर मुख्तलिफ जेलों के अंदर कैद में हैं। इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी बताया गया में 9 मई के वाक़यात में ख़वातीन का डाटा भी जमा करवा दिया गया है। इस्लामाबाद से हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। तो बड़ी ईद की आमद है। कराची में ईद कुर्बा पर शहरी जहां मवेशी मंडी में व्यापारियों को मनमाने दाम वसूल करने से परेशान है, वहीं मवेशियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों के किराए में इजाफे से भी मुश्किलात का शिकार हैं। तफसीलात जानते हैं इबादुल्लाह खान से। इस वक्त मैं मलीर मंडी से गुलिस्तानी जौहर का सफ़र कर रहा हूँ और यहाँ पर जो शहरी हैं वो एक जानवर लेकर जा रहे हैं। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने बार्गेनिंग करके जानवर तो ले लिया है, लेकिन उससे बड़ा चैलेंज ये होता है जानवर को घर कैसे लेके जाएं। इसके लिए गाड़ी वाले भी बड़े पैसे मांग रहे हैं, बड़ा किराया चार्ज कर रहे हैं। 30 किलोमीटर तो होगा कम से कम। तो कितने पैसे मांग रहे हैं? ये कम से कम 4000 5000 ऐसे मुँह फाड़ लें। किराए का बड़ा मसला है। अभी धक्के के 100 रुपये अलग दिए, 3 जगह पर्चियों के 200 रुपये अलग दे रहे हैं। जानवर इतने महंगे हुए हैं, मंडी इतनी महंगी है, उसके बाद किराए के पैसे और हर पर्ची के पैसे देना
जानवर के रेट और ऊपर हो जाते हैं इस चीज़ से। हर तरह से परेशानी है, मंडी भी बड़ी महंगी है, जानवर लेना एक तो चैलेंज है ही, लेकिन जानवर को घर कैसे लेके जाएं ये उससे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इन शहरियों का कहना है कि जो गाड़ी वाले मंडी से निकलते हैं तो मुख्तलिफ जगहों पर उनकी चुंगियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पर भी पैसे देने होते हैं, और वहाँ पर जो ड्राइवर हैं वो अपनी जेब से जाहिर सी बात है नहीं देते, वो भी इन शहरियों से लेते हैं। जानवर जो ख़रीदारी करके लेके जाते हैं उनका सबसे बड़ा इम्तिहान जो है वो यही होता है कि कम से कम गाड़ी वाले को किराया दें और अपने जानवर अपने घर लेकर जाएं। जी। ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही पेशावर में मवेशी मंडियां सज गई। मंडियों में कुर्बानी के जानवरों में लंपी स्किन और कोंगो की रोकथाम के लिए भी इक़दाम उठाए गए हैं। कुर्बानी के मवेशियों पर स्प्रे किया जा रहा है। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे जाकिरुल्लाह इस वक्त रिंग रोड मंडी में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे मवेशी मंडियाँ जो है वो ईद उल अज़हा से कबल सज जाती है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मवेशी मंडियों में ज़्यादातर मुख्तलिफ़ इलाकों से जानवर लाए जाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो है वो भी पाई जा सकती है। इस वक्त हमारे साथ लाइवस्टॉक के डॉक्टर नदीम इकबाल साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से क्या इक़दाम उठाए गए हैं। लंपी स्किन है या कांगू फीवर जो है ये एनिमल मूवमेंट के साथ ताल्लुक़ रखता है। एनिमल मूवमेंट मतलब यही कि एक गांव से दूसरे गांव में जो जानवर बेचने के लिए चले जाते हैं तो उसमें ये खतरा होता है कि इससे लंपी स्किन या कांगू फीवर जो है ये बढ़ जाता है। तो ये एक ख़ास बीमारी है जो कि इंसानों को लगती है जानवरों से। इसके लिए हमारे इदारे की तरफ से यही है कि हम पूरे सूबे में हमारी टीमें काम कर रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम स्प्रे करते, 24 घंटे हम अवेलेबल होते हैं। जो भी नया जानवर आते तो इन दोनों बीमारियों को रोकने के लिए और हम कोशिश करते कि कम से कम हो जाए तो हम उसकी स्प्रे करते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो डॉक्टर साहब लाइव स्टॉक की जानिब से यहाँ पे मौजूद है और बाकायदा तौर पर यहाँ पे इंतज़ामात किए गए हैं। जो जानवर यहाँ पे लाए जाते हैं उन पे स्प्रे भी किया जा रहा है, जिनको वैक्सीन की ज़रूरत होती है तो वैक्सीन भी दी जाती है। तो यहाँ पे बाकायदा तौर पर इंतज़ामात कर दिए गए हैं। लाइव स्टॉक की जानिब से डॉक्टर्स भी मौजूद है, दीगर एहलकार भी उनकी मौजूद है, और मंडी में जो भी जानवर लाए जाते हैं उन पे बाकायदा तौर पर स्प्रे किया जा रहा है।